हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। ये वीडियो पार्ट रहेगा, वीडियो पार्ट नंबर 12। ओके, इससे पहले 11th वाला हमने वीडियो पार्ट करा था जिसमें हमने देखा था साइमन कमीशन को। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके बाद 1947 का एक्ट आएगा और पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। ना एक एक करके इसके प्रोविज़न करते हैं, बट उससे पहले आप हमारे पेड सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरा दिया गया होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको पता चल जाएगा। आपको अगर यूपीएससी प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक तैयारी करनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये वीडियो लेक्चर आपको देखने को मिल रहा है 1935। इससे पहले आपको देखने को मिला था साइमन कमीशन वाला, और उससे पहले 1919, उससे पहले 1909। ठीक है, अगर आप रेगुलर व्यूवर्स हैं वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स से साथ साथ सभी रेफरेंस बुक अब से कराई जाएंगी और प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, ओके। नाउ तो स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें दिया क्या हुआ है, सबसे पहले मैं एम बताता हूँ इस एक्ट का। इस एक्ट का पूरा एम ये था कि भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का सेटअप करना, कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का सेटअप करना। मैंने ये बता दिया है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब एक कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या आप कह सकते हैं पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर दोनों ही एक दूसरे के क्लोज रिलेशनशिप में हैं, और जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है पार्लियामेंट के लिए ही क्या रहती है, वो रिस्पॉन्सिबल रहती है। ओके, तो एक तरह से आपको थोड़ा सा एक वन वर्ड में समझाऊं तो व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये यूपीएससी 2020 के क्वेश्चन में भी पूछा गया है। ओके, नाउ पहला ये हो गया। दूसरा लेंथी, इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बहुत ज़्यादा प्रोविज़न है, बहुत ज़्यादा लेंथी हमें ये देखने को मिलता है। डिटेल्ड में लिखा गया है 1935 के एक्ट को, 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल्स हैं इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। जनरली आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं बहुत सारे जो प्रोविज़न हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिए गए हैं। एम मैंने बता दिया, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटअप करनी है भारत में। ये जो एक्ट है थोड़ा सा लंबा है, डिटेल में लिखा गया है, 321 सेक्शन से हैं और 10 शेड्यूल्स हैं। अब कुछ फीचर्स को जान लेते हैं जो आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, या मेंस में डायरेक्ट एक्ट तो नहीं पूछा जाता, बट इनडायरेक्टली आपसे फीचर पूछ लिए जाते हैं। तो फीचर क्या क्या हैं? सबसे पहला फीचर है एस्टेब्लिश किया गया ऑल इंडिया फेडरेशन। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन, जिसमें कि जो प्रोविंस थे यानी कि स्टेट थे वो एज ए यूनिट होंगे। ठीक है, यानी कि अभी जैसे प्रेजेंट के ले को समझाता हूँ, जैसे इंडिया है, इंडिया एक कंट्री है, इसके जो स्टेट्स हैं आसाम है, बिहार है, यूपी है, ठीक है, कर्नाटका है, इनको यूनिट बोला जाएगा। इनको क्या बोला जाएगा? यूनिट बोला जाएगा। आई थिंक अब आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर ऑल इंडिया फेडरेशन इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें ये भी देखने को ये इंश्योर किया जाता था कि सेंट्रल के पास जो पावर रहेगी, कुछ पावर्स राज्य सरकारों को यानी कि प्रोविंस या प्रिंसली स्टेट को भी दी जाएंगी। उस पर दो चीज़ें हैं, प्रिंसली स्टेट भी है और प्रोविंस भी है, उनको एज ए यूनिट बोला जाएगा। यानी कि बहुत सिंपल सा, इंडिया एज ए कंट्री और जो उसके प्रिंसली स्टेट है या प्रोविंस है एज ए यूनिट वो काम करेंगे। ओके, नाउ 1935 के एक्ट में जो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, एक्ट डिवाइड करता है सेंटर और यूनिट के बीच में पावर को। यूनिट का मतलब समझ गए ना आप, कंफ्यूज मत होना। यूनिट को ही जो प्रिंसली स्टेट है, राजा महाराजाओं का प्रोविंस है, या नॉर्मल जो ब्रिटिश इंडिया का प्रोविंस है, उनको यूनिट बोल रहे हैं। तो इसी एक्ट में पावर डिवाइड कर दी गई। ओके, कैसी पावर होंगी? सिंपल सी बात है, जो अभी आप आई थिंक आज जो है ये 6 अक्टूबर है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आज की एक एडिटोरियल आया था 6 अक्टूबर का, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक फार्म बिल जो 2020 में आए हुए हैं, जो एक्ट बन चुके हैं अब, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हैं। तो मैंने आई थिंक आपको पूरा समझाया है फेडरल लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट क्या होती हैं। ठीक है, तो वो जो चीज़ें आई हैं ना, वो 1935 के बेसिस पे ही आई हैं। ओके, किसके बेसिस पे आई है? 1935 के एक्ट के बेसिस पे। तो इस एक्ट में सेंटर और यूनिट के बीच में यानी कि प्रोविंस के बीच में पावर जो है वो डिवाइड हो गई। ठीक हो गया, वो भी 3 लिस्ट के बेसिस पे।
कितने लिस्ट के बेसिस पे? 3 लिस्ट के बेसिस पे। सबसे पहली है फेडरल लिस्ट, जिसे सेंटर लिस्ट भी बोला जाता है, उस पर 59 आइटम्स हैं। सेकंड है प्रोविंशियल लिस्ट, जिसे प्रोविंस बोला जाएगा या राज्य के लिए है, इस पर होते हैं 54 आइटम्स। और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में सेंट्रल लिस्ट, जो सेंटर है, केंद्र भी कानून बना सकती है, और प्रोविंस यानी कि जो यूनिट्स हैं वो भी कानून बना सकती हैं, और इस पर 36 आइटम्स हैं। आइटम्स कहने का मतलब क्या होता है, कौन कौन से प्रोविज़न उसके लिए हैं मेंशन है, जिसके अंदर उनके पास एक्सक्लूसिव पावर रहेगा कानून बनाने का। ओके, नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, तो 2 चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूपीएस 1935 के एक्ट में और आपका जो अभी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिस पे जो अभी लिस्ट हैं, अभी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और जो रेजुडरी पावर होंगी वो यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंटर के पास ही होंगी। ठीक है, बट अब यहाँ पर देखो आपको थोड़ा सा अलग लगेगा। यहाँ पर जो हमारी रेजुडरी पावर हैं किसको दी गई हैं? वाइसरॉय के। किसको दी गई हैं? वाइसरॉय को रेजुडरी पावर दी गई हैं। यानी कि मतलब सेंटर के कुछ कानून हैं, सेंटर के कुछ आइटम्स हैं, सेंटर के कुछ लिस्ट हैं, और प्रोविंशियल के कुछ लिस्ट हैं, कॉन्करेंट के कुछ लिस्ट हैं, बट जो बचे हुए हैं जो बाद में आ सकते हैं वो उन सब की पावर किसके पास है? वाइसरॉय को। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना, और यूपीएससी हमेशा इस पर क्वेश्चन बनाती है कि विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो रेजुडरी पावर है ना, बची हुई पावर, वो किसके पास है? हमारी वाइसरॉय के पास है। ठीक है, ये याद रख लेना। मैं इस चीज़ में एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने ज्वाइन नहीं किया फेडरेशन को, ये पॉइंट आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, प्रिंसली स्टेट ने फेडरेशन को ज्वाइन नहीं किया। आपके बेसिस पर अगर मैं आपसे बोलूँ कमेंट कीजिए क्यों नहीं किया होगा। सिंपल सी बात है, कोई भी राजा महाराजा ये नहीं चाहेगा कि मेरे लिए कोई रिस्पेक्टिव कानून बने जिसके बेसिस पर मैं उस पर कानून बना सकूं। ठीक है, तो इसलिए प्रिंसली स्टेट ने फेडरेशन को ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, तो राजा तो यही चाहते हैं कि पूरा रूल मेरा हो और सभी लिस्ट में कोई भी सब्जेक्ट हो मैं उसमें कानून बना सकूं, इसलिए राजा ने जो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे उन्होंने फेडरेशन को ज्वाइन नहीं किया। ओके, नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, इस एक्ट में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन जो प्रोविंस है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंस में इंट्रोड्यूस कर दी गई। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर एग्जीक्यूटिव भी होते हैं और लेजिस्लेचर भी होते हैं। और इस एक्ट में जो आपको याद रखना है, प्रोविंस में जो डायरकी बनी हुई थी ना, जो साइमन कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी उसको इनकॉर्पोरेट किया था, इस एक्ट में लिखा था। साइमन कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उस एक्ट में बोला गया था, रिकमेंडेशन में ये बोला गया था हम डायरकी को एबोलिश कर देंगे। वो हमें 1935 के एक्ट में देखने को मिल गई कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ज़्यादा दी जाने लगी और प्रोविंस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ गई और प्रोविंस में डायरकी को ख़त्म कर दिया गया। किसकी रिकमेंडेशन है ये? साइमन कमीशन की। ओके, नाउ इतना सब चीज़ आ चुका होगा आई थिंक आपको। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी उस पर क्या होगा? गवर्नर काम करेंगे, जैसे अभी होती है। अभी की रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमारी पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारा काम कौन करता है आप सबको पता है, प्रेसिडेंट काम करते हैं, उनके ही एग्जीक्यूटिव साइन तो उनके ही होते हैं ना मेजर, पर वो एड एंड एडवाइस किसके? अभी के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी एड एंड एडवाइस के बेसिस पर काम करते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब सिंपल समझ लो, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इतनी बार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आया है तो बहुत ज़्यादा इस पर कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। जब भी पॉलिटी के ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको समझना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन जो स्टैटिक पोर्शन है ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनका मतलब समझना पड़ेगा। ओके, तो इस पर गवर्नमेंट एक्ट करेंगे विथ एडवाइस ऑफ मिनिस्टर, जो कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को यानी कि पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब हमारी जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कब इस्टेब्लिश हुई? 1937 तक हर जगह
इस्टेब्लिश हो चुकी थी, बट 1939 में कुछ इवेंट होते हैं, पॉलिटिकल इवेंट, जिसकी वजह से 1939 में इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोविज़न है जो आपको याद करना है इसमें, नेक्स्ट प्रोविज़न है, देखिए आपका बहुत सिंपल सा है, प्रोवाइडेड अडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। प्रोविंस में ख़त्म करने की बात की गई और इस एक्ट में ये प्रोवाइड किया गया, ये बोला गया कि सेंटर में डायरकी को हम अडॉप्ट करेंगे, हालांकि प्रोविज़न डिड नॉट कम इन फोर्स। तो आपको यानी कि ये पॉइंट मान के चलो कि आपके माइंड में होना ही नहीं चाहिए, आप इसको डिलीट कर दो, ठीक है। इस एक्ट में ये बोला गया था कि जो डायरकी का जो है सेंटर में डायरकी है उसको क्या करेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, प्रोवाइड किया था, ठीक है। हालांकि ये प्रोविज़न कभी भी फोर्स में नहीं आया, यानी कि सेंटर में डायरकी स्टेब्लिश नहीं हुई, क्योंकि इसमें ये प्रोविज़न कभी फोर्स में ही नहीं देखने को मिला था। ओके, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है ये याद रखना, डायरकी को सेंटर में ख़त्म करने की बात की गई, ये अडॉप्ट करने की बात की गई, पर ये जो प्रोविज़न है वो कभी फोर्स में नहीं आया, ये आपको याद रखना है। ओके, नाउ उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि बाइकैमरलिज्म में स्टार्ट हो चुका है। बाइकैमरलिज्म में 11 प्रोविंस थे, उसमें से 6 प्रोविंस में बाइकैमरलिज्म स्टार्ट हो गया, ठीक है। बाइकैमरलिज्म जनरली देखने को मिला जिसमें ब्रिटिश का रूल है ना, जिन प्रोविंस में, उस पर बाइकैमरलिज्म देखने को मिला। कमेंट बॉक्स में बताइए बाइकैमरलिज्म कौन से एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। टोटल 11 प्रोविंस थे, उसमें से 6 प्रोविंस में बाइकैमरलिज्म हमें देखने को मिला। एग्जाम्पल, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम और यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस मतलब अभी का उत्तर प्रदेश, और अभी का जो उस समय का उत्तराखंड भी यूपी में ही अटैच था, अभी तो उत्तराखंड और यूपी अलग हो चुके हैं, उसमें ये सब मिलके यूनाइटेड प्रोविंस बनाते थे। ओके, अब जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ इस लेक्चर की, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत हद तक पूछा जाएगा, ठीक है, वो क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला है, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। ऐसा कॉमनवेल्थ अवार्ड में देखने को मिला था ना 1932 में। आपसे एक्ट पूछा जाएगा कौन से एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट शेड्यूल कास्ट के लिए रख दिया गया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप देखें तो। अब सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लासेस को तो मिला ही मिला, उसके साथ साथ वीमेंस और जो लेबर्स के हैं, यानी कि पूरा डिवाइड करने, जो इंडियन भारतीय समाज है उसको डिवाइड करने की पूरी कोशिश की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं था कि मुस्लिम का सेपरेट या सिख का या इंडियन क्रिश्चियन का जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसको ख़त्म करने की बात की गई, नहीं। सेपरेट इलेक्टोरेट शेड्यूल कास्ट के लिए, विमेंस के लिए और वर्कर्स के लिए भी बढ़ा दिया गया था, यानी कि अब शेड्यूल कास्ट उनकी अलग ही कम्युनिटी होगी, जो भी रिप्रेजेंटेशन खड़ा होगा उनके ही लोग उन पर वोट करेंगे। ओके, नाउ सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर एबोलिश कर दिया जाता है काउंसिल ऑफ इंडिया को, काउंसिल ऑफ इंडिया को, जो कि इस्टेब्लिश की गई थी 1858 के दौरान, ठीक है। नाउ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए पहले काउंसिल ऑफ इंडिया के कुछ मेंबर्स थे। काउंसिल ऑफ इंडिया क्या होती है, कुछ मेंबर्स होंगे जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइस करेंगे, बट अभी यहाँ पर कुछ एडवाइजर इंक्लूड कर दिए गए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंचाइज यानी कि राइट टू वोट देने की जो मत का अधिकार था, राइट टू वोट का अधिकार था, पूरी जनता में से 10% जनता को दे दिया गया था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखो भारत एक अकेली ऐसी कंट्री है जिसने सबसे पहले भारत आज़ाद होते ही एडल्ट फ्रेंचाइज दे दी गई थी। ओके, नाउ इसी एक्ट के दौरान आरबीआई भी इस्टेब्लिश कर दिया गया। अगर पूछा जाएगा आरबीआई कौन से एक्ट के दौरान, किस एक्ट में लिखा गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहाँ पर, ताकि आप क्रेडिट को कंट्रोल कर पाओ और करेंसी को कंट्रोल कर पाओ। ओके, उसके बाद यहाँ पर यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट यानी कि प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी प्रोवाइड की गई इस एक्ट के द्वारा। ओके, इस्टेब्लिश क्या किया गया था, आरबीआई, प्रोवाइड क्या किया गया था, यूपीएससी, एसपीएससी और जेपीएससी, और फेडरल कोर्ट का भी इस्टेब्लिशमेंट इसी एक्ट के दौरान हुआ था, जो एट द एंड सेटअप किया गया था 1937 में। डायरेक्ट पूछा जाएगा फेडरल कोर्ट कब सेटअप किया गया था, आपको कहना है 1937 में। आपसे पूछा जाएगा फेडरल कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ था। फेडरल कोर्ट इस एक्ट के दौरान इस्टेब्लिश किया गया था, जो बाद में सेटअप किया गया 1937 के दौरान, ठीक है। तो आई थिंक ये
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। फिर जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। जो पेड सब्सक्राइबर है उनको एट द एंड फर्स्ट चैप्टर खत्म होते ही पूरे चैप्टर का यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको भी प्रिंट आउट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये एट द एंड फाइनल नोट्स है, जितना शॉर्ट हो सके मैंने यहाँ पर शॉर्ट करने की कोशिश की है। जितना भी छोटा आप लिख सको ना, तो इस पर आप लिख सकते हो, ठीक है। जितना भी छोटा या जितना भी एलिमिनेट करने का यहाँ पर कोशिश किया गया है वो पूरा एट द एंड लास्ट ही हैंड रिटन नोट्स हैं। क्योंकि लक्ष्मीकांत अगर आप देखोगे ऑलरेडी ये नोट्स के फॉर्म में है, आपके पास ऑलरेडी ये नोट्स के फॉर्म में है, तो आप इसको छोटा और नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूँ ताकि और ज़्यादा आपको बेनिफिट हो। तो बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो और यूपीएससी के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हैं और हमारा पेड कोर्सेज़ को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है, हम आपको पूरी डिटेल देंगे। बाकी आप हमारे द हिंदू के जो एनालिसिस है उसको भी देख सकते हैं डेली के बेसिस पर नोट्स के फॉर्म में। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।